हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पिछली टीचिंग क्लास ली थी और वैकेंसी की क्लास तो आती रहती है, वैकेंसी का जो वीडियोज़ हैं वो आती रहती हैं, लेकिन जो टीचिंग क्लास थी उसमें मैंने लास्ट में एबीजी एनालिसिस कवर करवाया था। और हालांकि उसमें रेस्पॉन्स कम मिला, कुछ ये बोर्ड वगैरह के भी प्रॉब्लम बता रहे थे स्टूडेंट्स। तो आज मैं उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए 5-6 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ताकि उस टॉपिक को दोबारा से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, हर एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि प्रत्येक स्टूडेंट उसको एटलीस्ट जो नॉर्मल क्वेश्चन आए उसमें से उसको तो एटलीस्ट वो सही करके आए, एवरी नर्सिंग स्टूडेंट। तो मेरी कोशिश यही है। तो इसीलिए आज मैं क्वेश्चंस बेस पे उस टॉपिक को क्लियर करवाने के लिए एक छोटी सी क्लास लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो जो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसका रिवाइज एक समरी के तौर पर, इससे मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जैसे अपगार स्कोर के बारे में बताया, जीसीएस के बारे में बताया और ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बताया, उन सबको उनकी एक एक छोटी छोटी क्लास क्वेश्चंस बेस पर भी लेकर आऊं, ताकि आप सब लोगों का रिवीजन भी हो जाए और वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने देखा था उस क्लास में उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। एबीजी एनालिसिस हम सभी जानते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है। इसमें रेडियल आर्टरी से सैंपल लिया जाता है जनरली, और एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ताकि रेडियल और अल्नर आर्टरी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है, उसको उसको देखने के लिए हम एलन टेस्ट करते हैं और हिपेरिन सिरिंज का यूज करते हैं, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और फिर नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यदि हम कहें इस एबीजी एनालिसिस में, तो वो 3 पैरामीटर्स हैं। एक तो पीएच, पीएच की वैल्यू आप सभी को ये तीनों याद करनी होंगी। देखो, सबसे पहले तो 7.35 टू 7.45, और फिर आती है PaCO2, इसकी वैल्यू 35 से 45 mm ऑफ Hg, और फिर आता है बाइकार्बोनेट HCO3, उसकी वैल्यू है 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस तरह से ये 3 वैल्यू तो आपको याद करनी ही होगी यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले छोड़ो मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी, वो सब लपड़ों में मत पड़ो। कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड, पार्शियल अनकंपनसेटेड, वो चीजें छोड़ो। सबसे पहले बेसिक चीज देखो कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस। तो सिंपल है, यदि पीएच 7.35 से नीचे जा रही है तो एसिडोसिस, यदि 7.45 से ऊपर जा रही है तो एल्कलोसिस। बस इतना, सबसे पहले हमें पीएच ही देखनी चाहिए, उससे पता चलेगा एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। फिर हम आते हैं रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो रेस्पिरेटरी को देखने के लिए हम PaCO2 देखते हैं। PaCO2 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लंग्स और डायरेक्टली रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। यदि PaCO2 क्या करता है, CO2 प्लस H2O मिलकर H2CO3 बनाते हैं, बाइकार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और एसिड बनाएंगे तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। यदि CO2 की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। यदि CO2 50 है तो क्या होगा, एसिडोसिस है। और CO2 हम किस में देखते हैं, रेस्पिरेटरी में। तो CO2 की वैल्यू यदि ज्यादा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और CO2 की वैल्यू यदि कम तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सिंपल, क्लियर है ना। PaCO2 is directly related to lungs and directly related to respiratory acidosis and alkalosis। अब हम देखते हैं बाइकार्बोनेट HCO3। ये डायरेक्टली रिलेटेड टू किडनीज। किडनी क्या करती हैं, यदि बॉडी में
एसिडोसिस हो रहा है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, इसको रिटेंशन करने की कोशिश करेगी, और यदि एल्कलोसिस हो रहा है तो इसको एक्सक्रीट करने की कोशिश करेगी। तो SCO3 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। इतना क्लियर है? 3 वैल्यू आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, pH, PaCO2 एंड SCO3। PaCO2 मैंने बता दिया कि रेस्पिरेटरी है क्योंकि ये बाइकार्बोनिक एसिड बनाती है। यदि ये ज्यादा रहेगी तो एसिडोसिस होगा और pH कम होगी। ये फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला, यदि PaCO2 कम बढ़ेगी तो pH लेवल कम होगा, तो मतलब एसिडिटी बढ़ेगी। और ये यदि SCO3 बढ़ेगा तो pH बढ़ेगी और एल्कलोसिस होगा। तो सिंपल ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, जहां तक मैं समझता हूँ। सबसे पहले हमें एसिडोसिस और एल्कलोसिस देखना है, फिर हमें जाना है कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। ठीक है, तो इन चीजों को मैं मिटा देता हूं ताकि ये बोर्ड पे थोड़ा सा जो अव्यवस्थित सा दिखाई देता है वो ना दिखाई दे। फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस की। तो ये 3 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। और भी वैल्यू है, जैसे SpO2 है वो 95 to 100 है, SaO2 है वो, PaO2 है वो 80 to 100 mmFHg है। उनको छोड़ो, ABG एनालिसिस में ये 3 याद रखो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पीएच। देखो पीएच नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं PaCO2 हमारा कितना होना चाहिए, 35 से 45 होना चाहिए। इसमें कितना है, 50 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एसिडोसिस है। और कौन सा एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। पीएच हालांकि नॉर्मल रेंज में है लेकिन बिलो, मतलब बिल्कुल एसिड वाली रेंज में, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है एक तरह से हम बोले तो। और HCO3 28 है, जो 22 से 26 होना चाहिए था वो 28 है। तो इसका मतलब अब बात आती है कंपनसेटेड की, अनकंपनसेटेड की और पार्शियली अनकंपनसेटेड की। फुल्ली कंपनसेटेड का मतलब होता है कि बॉडी कोशिश कर रही है कि पीएच है जो नॉर्मल रेंज में रहे। ये दोनों, लंग्स और किडनी दोनों कोशिश करते हैं कि पीएच नॉर्मल रेंज में रहे। जैसे कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी इम्यूनिटी कोशिश करती है कि वो इन्फेक्शन को वहीं पे खत्म कर दिया जाए। तो शुरू में हमारी बॉडी कोशिश करती है कि ये जो नॉर्मल पीएच है वो मेंटेन रखी जाए। तो ये जैसे एसिडोसिस हो रहा है तो ये कोशिश कर रहा है कि पूरा मतलब कंपनसेट करने की, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसके इफेक्ट को थोड़ा सा सबसाइड किया जाए। तो इसलिए इसने पीएच को नॉर्मल रेंज में ला रखा है, इसकी वजह से पीएच नॉर्मल है। तो ये एक तरीके से फुल्ली कॉम्पनसेटेड हो रखा है। मतलब पीएच नॉर्मल है तो फुल्ली कॉम्पनसेटेड हमें ध्यान रखना है। फुल्ली कॉम्पनसेटेड में पीएच नॉर्मल रहेगी, ये दोनों वैल्यूज थोड़ा सा अब नॉर्मल रहेंगी। जैसे ये भी 45 से ज्यादा है, ये भी 26 से ज्यादा है, तो ये इसका मतलब फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या है, यहीं से पता चल रहा है एसिडोसिस, क्योंकि 7.35 से पीएच कम है तो ये सिंपल एसिडोसिस है। अब हम बात करेंगे आगे। ये PaCO2 है और ये HCO3 है। देखो इसमें दोनों वैल्यूज अब नॉर्मल है, लेकिन इसकी वैल्यू देखो 22 से सीधा 8 आ रखी है। तो ये जो है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। और ये एक तरीके से पार्शियली कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये एक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या है, एल्कलोसिस, यहीं से पता चल रहा है एल्कलोसिस है, ठीक है। अब ये कौन सा एल्कलोसिस है, PaCO2 नॉर्मल है और ये देखो HCO3 बढ़ा हुआ है, तो ये क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है और साथ में ये क्या है, अनकंपनसेटेड है, क्योंकि पीएच बिल्कुल
हाई लेवल पर जा रही है, कोई कंपनसेशन बॉडी का दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये भी इसने भी अभी लंग्स ने भी कंपनसेशन स्टार्ट नहीं किया है, लंग्स की भी 40 है। अगर ये कंपनसेशन स्टार्ट करता तो इसकी वैल्यू डाउन में आती। जैसे यहाँ पे ये कंपनसेशन स्टार्ट हो रखा है तो ये पार्शियली कंपनसेटेड है, लेकिन यहाँ पे कोई ये नॉर्मल रेंज में ही है तो ये अनकंपनसेटेड है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को देख के हमको पता चलेगा और इसको देख के हमें पता चलेगा कि फुल्ली कंपनसेटेड है क्या। ठीक है, फिर बात करते हैं बेस एक्सेस। बेस एक्सेस मैंने देखा कि -2 से +2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एक बेस एक्सेस वैल्यू और होती है। ये हमारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को डिसाइड करती है। यदि बेस ज्यादा है, यदि +6 है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, यदि -8 है, बेस कम है, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस को डिसाइड करने के लिए बेस वैल्यू देखते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू -2 से +2 है। तो यदि +6 है तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, क्योंकि बेस ज्यादा है, मतलब क्षार ज्यादा है, क्षार ज्यादा होता है तो वो एल्कलोसिस बोलते हैं। और यदि बेस कम है, जैसे -8 है, तो वो एसिडोसिस है, मतलब क्षार कम है तो ऑटोमेटिकली वो एसिडोसिस वाली कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि हाइपरवेंटिलेशन और एंजाइटी में कौन सी कंडीशन होती है। हाइपरवेंटिलेशन में क्या होता है कि पेशेंट सांस जल्दी जल्दी लेता है तो CO2 लेवल बॉडी में कम हो जाता है। CO2 लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। और CO2 किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, एक ये कॉस्मल ब्रीथिंग और आती है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन सी कंडीशन में चलती है, ये चलती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। इसमें भी पेशेंट कॉस्मल ब्रीथ करने लग जाता है, डीप एंड शैलो ब्रीथिंग चलती है, और जिससे CO2 लेवल बाहर जाता है और ये इस तरह से कॉस्मल ब्रीथिंग चलती है। एक ब्रीथिंग और होती है पेपर बैग ब्रीथिंग टेक्निक। इसमें ये हालांकि पहले करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं करते। जब CO2 लेवल कम हो जाती है तो पेशेंट्स को जो पेपर होता है, पेपर बैग होता है, उसमें सांस छोड़ने के लिए और खुद की सांस को खुद ही अंदर लेने के लिए बोला जाता है, ताकि CO2 लेवल बॉडी में मेंटेन किया जा सके। तो उस टेक्निक को हम पेपर बैग टेक्निक बोलते हैं। हालांकि अब ये जनरली रिकमेंड नहीं करते, प्रॉपर कोज को आइडेंटिफाई करके ही इस पेपर बैग टेक्निक को रिकमेंड करते हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन आपने 5-6 जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने देखे। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।